हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग, तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग उसको बोलते हैं जब दो एटम आपस में कंबाइंड होके अपने बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग ये दो प्रकार के होते हैं। पहले हम बॉन्ड के बारे में देखते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ये एक होता है आपका इंटर एटॉमिक और एक होता है आपका इंटर मालिकुलर। तो केमिकल बॉन्ड जो बॉन्ड्स होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटर एटॉमिक और एक होता है आपका इंटर मालिकुलर। इंटर एटॉमिक का मतलब दो या दो से अधिक एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम इंटर एटॉमिक बोलते हैं। और इंटर मालिक्यूल दो या दो से अधिक डिफरेंट मालिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग इंटर मालिकुलर बोलते हैं। तो जो इंटर एटॉमिक होते हैं इनमें होता है जैसे आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अभी हम आपको बस थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में परिचित करा रहे हैं। और आपका हो गया मेटेलिक बॉन्ड। तो देखिए जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड होते हैं, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड होते हैं वो उसमें आयंस के फॉर्म में होते हैं, उसके बाद उनके बीच में बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट जो होते हैं वो नॉर्मली बॉन्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट और जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं लगभग एक ही बॉन्ड होते हैं। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। और इनमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ये बॉन्ड बनता है। और ये जो दोनों होते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं। और जो मेटेलिक बॉन्ड्स है ये क्या होता है कि देखिए ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ये एक ही टाइप के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में बनता है। जैसे क्या होता है, हमने मान लीजिए आपने कोई कॉपर का रॉड ले लिया, अब कॉपर का रॉड में क्या होंगे, ढेर सारे लाखों मॉलिक्यूल कॉपर्स होंगे। तो अब देखिए कॉपर्स में क्या होगा, मान लीजिए हम इसका अगर कॉपर एटम की बात करें तो एक क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एक न्यूक्लियस होगा। तो इस तरह से लाखों होंगे, इस तरह से ढेर सारे होंगे। तो ये कैसे आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो देखिए इसका जो ये न्यूक्लियस है ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन से। तो कुल मिला के एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा और दूसरे का न्यूक्लियस तीसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो इस तरह से जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो ये किस में पाया जाता है, मेटल्स में पाया जाता है। तो आगे हम थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है आपका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है इसको जब आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस आपको थोड़ा सा चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आगे ये पढ़ेंगे तो इसके लगभग 5 टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है वो आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चीज़ और होती है इसमें, ये जो बॉन्ड्स होते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। तो जो इनकी एनर्जी होती है वो 200 से 400 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक। ये क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं।
तो इनकी जो एनर्जी होती है वो कितना होती है, 200 से 400 किलो जूल पर मोल होता है। और ये जो दोनों होते हैं, ये जो दोनों बांड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके वीक बांड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक बांड होते हैं। और जो इनकी एनर्जी होती है वो होती है आपकी 2 से 3 किलो जूल पर मोल। तो अभी हम आपको ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराए हैं, अभी हम एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हो गया, और इसमें हम साथ में केमिकल बॉन्डिंग के ही अंतर्गत हम और भी हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। हम बताते हैं, तो जैसे हो गया आपका लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक सॉलिड ब्रेक होते हैं, ठीक, तो उनमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और बात करें तो हम बैलेंसी, ठीक है, बैलेंसी, तो बैलेंसी उसको बोलते हैं जो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं बैलेंसी। तो बैलेंसी के बारे में हम बात करेंगे। और हो गया डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट, तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में बॉन्ड्स होंगे, तो अब वो बॉन्ड जो होंगे वो पोलर होंगे कि नॉन पोलर होंगे, तो वो हम पता करेंगे डाइपोल मूवमेंट के थ्रू, ठीक। और हो गया आपका फजांस रूल, इसी में हम पढ़ेंगे। तो फजांस रूल जो होता है वो किसी भी कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होता है, ये हम फजांस रूल से करते हैं। और हो गया आपका थर्मल स्टेबिलिटी, तो ये क्या होता है कि जब अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो उनकी जो भी बॉन्ड की मजबूती होती है उसी के हिसाब से उनकी क्या होती है, हीट के प्रति रेजिस्टेंस होता है। तो हीट के प्रति जो उनका रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसको इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम आपको बस क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और हो गया आपका ऑक्टेट थियरी क्या होता है, जैसे कंपाउंड्स जब आपस में बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये ऑक्टेट थियरी के थ्रू हम कर पाएंगे। और हो गया आपका बैलेंस बॉन्ड थियरी, BBT, और आपका हो गया वेस्पर थियरी, ठीक है, इन सब को हम डिटेल में बात करेंगे। और आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या करेंगे, क्या होते हैं कि देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उसी तरह से क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। तो इनसे हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या करेंगे, किसी भी जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स, उनके शेप, एंगल, उनके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है, एनर्जी क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में हम हाइब्रिडाइजेशन से पता करेंगे। और आपका जो है वेस्पर थियरी हो गया, और आपका है बैक बॉन्डिंग, ठीक। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड के अलावा जब इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल से वापस बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली बॉन्ड बनाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो इसके बारे में, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी हम सब कवर करेंगे केमिकल बॉन्डिंग्स में, ठीक। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, पहले हम बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके सबके बारे में हम बात करेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहला आपका आयनिक बॉन्ड। तो पहले केमिकल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो द फोर्स, थोड़ा सा आप लिख लीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, which
hold different atom, the force of attraction which hold different atom in a molecule, ठीक, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द डिफरेंट एटम इन ए मॉलिक्यूल। अब जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड क्यों होना चाहते हैं, ठीक, वाई एटम्स कंबाइंड, वाई एटम्स कंबाइंड, वाई एटम्स कंबाइंड। तो एटम्स कंबाइंड क्यों होने चाहते हैं, तो एटम क्यों होने चाहते हैं, तो बिकॉज मॉलिक्यूल मोर स्टेबल बिकॉज मॉलिक्यूल मोर स्टेबल देन, बिकॉज मॉलिक्यूल comparatively, because molecule comparatively more stable than atoms, ठीक। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए एटम्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं। तो अब ये स्टेबल क्यों होते हैं, बिकॉज इट अचीव नोबेल गैस कन्फिगरेशन, जैसे NH2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर आपका हो जाएगा NH2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अचीव द नोबेल गैस कन्फिगरेशन, जैसे या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, मोर या मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बिकॉज इट अचीव द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक NH2 2 इलेक्ट्रॉन, NH2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसीलिए क्योंकि नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है आपका, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करें हाउ दे कंबाइंड या हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म। how they combined, या how chemical bond formed, ठीक। तो ये हुआ था, एक थियरी दी गई थी इलेक्ट्रोवैलेंसी थियरी, एक थियरी की थी इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ थियरी। तो इसको दिया था आपका लुइस एंड कौशल ने दिया था। हाउ दे कंबाइंड या हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म,
तो एक थियरी दी गई थी इलेक्ट्रोवैलेंसी थियरी। इसको किसने दिया था? लुईस एंड कॉसेल ने। तो इसमें क्या होता है, केवल ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बात करते हैं, तो इसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे ये दो टाइप के होते हैं। तो ये होता है आपका टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स। पहला होता है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका बॉन्ड बनता है कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन ध्यान रहे जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें जो शेयरिंग होती है इक्वल शेयरिंग होती है। कैसी होती है? इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग, इनइक्वल तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये क्या होता है आपका? अनइक्वल शेयरिंग। ठीक है, कैसा होता है? अनइक्वल। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपका जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, एक कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें इक्वल शेयरिंग होते हैं, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें अनइक्वल शेयरिंग होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा, एक और वर्ड आता है आपका नोबेल गैस कन्फिगरेशन। जैसे पढ़े हैं वैसे ही आपको आता है एक स्यूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन। स्यूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन। तो देखिए, इसको आप बॉक्स में लिख लीजिएगा, स्यूडो नोबेल गैस स्यूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन। स्यूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन ये होता है आपका NH2 NP6 और ND10। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो स्यूडो नोबेल गैस कन्फिगरेशन का जो आपका होता है वो NH2 NP6 और ND10, जिसमें कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम कोई एग्जांपल लेके आपको समझा दें, जैसे ये जिंक 30 होता है +2। तो देखिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके दिखाते हैं। तो ट्रिक से करेंगे हम। ट्रिक हमने आपको पीरियाडिक टेबल जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने इसको ट्रिक बताया था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं। तो देखिए S PS DPS। तो देखिए आप लिख लेंगे 1 2 3 4 और आपका 5, और उसके बाद ये 2 3 4 और ये 3। अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। 2 2 6 2 6 2 आपका 10। काउंट कर लें, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20 10 30। इसका मतलब
इधर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितने का है, 30 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ध्यान रखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसमें से, ठीक है, देखिए लास्ट तो ये है लेकिन लास्ट ईस्ट में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें से रिमूव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब देखिए ये कन्फिग्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, 3s2 3p6 3d10, तो यहाँ पे कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्यूडो नोबेल गैस कन्फिग्रेशन। तो इसको आप इस तरह से बॉक्स में बना लीजिएगा। ठीक, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से आपको बात करते हैं आयनिक बॉन्ड से। तो थोड़ा जो हमने बोला था उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखवा दिए, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में हमने लिखवा दिया और थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन आपको दिया ही था। उनमें अब आपको हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इसी बॉन्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, देखिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्ड जब ये बनता है तो इसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी की वजह से आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मोर, सॉरी इसके पहले एक और आप लिख लीजिए, तो अब इसको लिखते हैं, एक लाइन और थोड़ा सा लिख लीजिए, हम चाहते हैं उसको पहले लिख लीजिए। तो ये जो आयनिक बॉन्ड जो पाया जाता है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। ठीक है, ये जो आयनिक बॉन्ड्स होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच पाया जाता है। अब आप लिखिए, व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स लाइक, जैसे फर्स्ट ए के एटम्स, सेकेंड ए के एटम्स और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इनके मेंबर जो इनमें पाए जाने वाले इनके ग्रुप से जो एटम्स पाए जाते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। एंड व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लाइक ये एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स लाइक, जैसे पांचवें फिफ्थ ए ग्रुप का मेंबर, ठीक है, सिक्स्थ ए का और आपका सेवेंथ है, इनके मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे फर्स्ट है, सेकेंड है और एल्यूमिनियम, और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे पांचवें ए का, फिफ्थ ए का, सिक्स्थ ए का और सेवेंथ ए का, इनके मेंबर जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो आयनिक बॉन्ड होता है ध्यान रखिएगा, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिव
डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस, तो ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, तो ये क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो जो आयनिक बांड है, इलेक्ट्रोवायलेंट बांड इसको बोलते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच पाया जाता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल लेके। तो जैसे हम ले लिए NaCl, ये आयनिक बांड होता है, तो चलिए इसको समझाते हैं कैसे बनता है। तो देखिए हमने सोडियम ले लिया और क्लोरीन, तो सोडियम देखिए हाई इलेक्ट्रो, फर्स्ट ए का मेंबर है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, सोडियम के 11 होता है, तो 2 8 1, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा 2 8 7। ठीक, तो अब देखिए इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन ये निकालना चाहेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और इसको क्या है एक्सेप्ट करना होगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहां पे क्या होगी, Ip होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोसेस होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, Ip, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये आपका हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका Na+। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका Cl-। ठीक, तो अब देखिए अब ये क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, तो अभी क्या होंगे, ये सॉलिड स्ट्रक्चर में है। ठीक है, अभी क्या है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर में, तो अब ये क्या होंगे, ये इसको चार्ज देगा, ये इसको चार्ज देगा। ठीक है, ये बनेगा NaCl। तो देखिए यहाँ पे जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी, और ये भी एनर्जी क्या होता है, निकलता है, लैटिस एनर्जी। तो ये आपका बन गया NaCl। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम आपको समझाते हैं, जैसे MgCl2। ठीक है, इसको ये कैसे बनता है, तो देखिए मैग्नीशियम हमने ले लिया और आपका क्लोरीन, तो देखिए मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 12। ठीक, तो इसका हम बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख लें, 2 8 2 होगा, और इसका आप 2 8 7 होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अब इसको या तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होगा, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना कठिन होगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, Ip। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा Mg2+, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये आपका बन जाएगा Cl-। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अभी इनको हम इसका चार्ज इसको दे देंगे, इसका चार्ज इसको दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों जब बनेंगे तो इनसे क्या होगी, एक एनर्जी लॉस होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक, तो देखिए ये आपका कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, इसमें P
यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिया है Q और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें किस तरह का बॉन्ड बनेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए P में जा रहा है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन S और P को दोनों काउंट करेंगे तो कितना है इसमें 3। इसमें P में जा रहा था तो इसमें भी S और P दोनों को काउंट करेंगे तो इस पर कितना है 6। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक क्या है P जो कि ये इलेक्ट्रॉन को देगा और एक जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को शो कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। तो देखिए अब क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोपार्टिव दर्शा रहा है तो ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हाँ सही है। ठीक, तो देखिए P से आपका क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये P पे कितना आएगा +3 चार्ज। अब Q से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इस पे क्या आएगा, Q पे -2 चार्ज। अब ये जब चार्ज हो गया तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं P +3 और Q -2। तो इसका चार्ज इसको, इसका चार्ज इसको, तो ये क्या हो जाएगा P2Q3। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे नोट करके हमने कुछ लिख रखा है तो इसको देखिए बताते हैं। तो कह रहा है कि एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट आर मोर स्टेबल। ठीक है, जो एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल। क्यों, हेंस प्रोसेस विच आर ओवरऑल एक्सोथर्मिक आर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। तो जो प्रोसेस ओवरऑल, ठीक है, उसमें इंडो भी हो एक्सो भी हो, ओवरऑल वो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ रहा है तो क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल होगा। ठीक, तो इसको हम अगर शॉर्ट में बताएं तो देखिए अब एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, तो जहां पे जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक। और बताइए जिस भी कंपाउंड में या जिस भी वस्तु में एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो वो थर्मोडायनेमिकली लेस्ट फेवरेबल होगा। तो इसीलिए प्रोसेस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। तो देखिए जब आयनिक बॉन्ड बन रहा था तो 3 टाइप की एनर्जी आई थी, एक आपकी आई थी लैटिस एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और एक आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो तीनों में हम रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जिस प्रोसेस से एक्सोथर्मिक प्रोसेस ज़्यादा आएगा उसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, और जिसमें ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होगा, कम होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, तो देखिए U जिसको आप लैटिस एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और IP। तो देखिए जो लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती हैं ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो इनमें एनर्जी लॉस होती है, और IP ये होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होती है, एंडोथर्मिक, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब एक बात बताइए, जब ये बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी उसमें कम से कम होनी चाहिए, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होनी चाहिए। ठीक, तो एक बात बताइए, लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर ज़्यादा होगा तो ही तो एक्सोथर्मिक ज़्यादा होगा। ठीक, IP कम होगा, और जब IP कम होगा और ये प्रोसेस ज़्यादा होंगी तो ओवरऑल प्रोसेस क्या आएगा, एक्सोथर्मिक, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यदि लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मिलके IP से कम है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है ओवरऑल, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो लास्ट में हम सीधी बात करते हैं, दस आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फेवर बाय लो IP। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, IP लो होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आपका लैटिस एनर्जी वो क्या होना चाहिए, आपका हाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, IP लो होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आपका लैटिस एनर्जी ये दोनों क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक, तो देखो बेटा लैटिस एनर्जी,
इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, लैटिस एनर्जी, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो जो लैटिस एनर्जी, ये एनर्जी होती है, इसको कोई हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है, फिर भी लैटिस एनर्जी कैलकुलेटेड बाय बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक। तो जो लैटिस एनर्जी होती है वो किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल। तो ये ध्यान दीजिए, बॉर्न हैबर साइकिल किसके लिए यूज होता है, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये लैटिस एनर्जी होती क्या है, तो देखिए, द एनर्जी रिलीज व्हेन ए आयनिक सॉलिड फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एनायन, ठीक है। जब दो गैसियस एटम्स या आयंस आपस में जुड़ते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं, तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। या एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल आयनिक सॉलिड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन, या फिर 1 मोल, ध्यान रखिएगा, 1 मोल आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में, उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमने एनायन लिया, कैटायन लिया, दोनों आपस में मिले, 1 मोल आयनिक सॉलिड बना, तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। या फिर इसी 1 मोल आयनिक सॉलिड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक करने के लिए, उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि लैटिस एनर्जी का क्या मतलब होता है। तो चलिए हम लैटिस एनर्जी को अलग अलग कंपाउंड में कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो लैटिस एनर्जी होता है ये भी एक टाइप का स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपका कूलॉम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R², ठीक। तो ये आपके चार्ज हो गए। अब ये चार्ज में ये आपको दोनों, चाहे आपका नेगेटिव हो और चाहे पॉजिटिव हो, दोनों लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना ही ज़्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और जब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उस कंपाउंड की हार्डनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। हार्डनेस भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। चलिए हम कुछ कंपाउंड ले लेते हैं, उनमें हम लैटिस एनर्जी का आर्डर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला कंपाउंड हमने लेकर रखा है TiC, दूसरा है CaO, MgCl2, NaF, KF। तो चलिए पहले हम चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो चार्ज आयनाइज कर लेते हैं। तो देखिए ये कार्बन है, ये टाइटेनियम है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो इस पे +4 आएगा, इस पे -4 आएगा, ठीक। एक कैल्शियम ऑक्साइड है, इस पे +2 चार्ज आएगा, इस पे -2 चार्ज आएगा। मैग्नीशियम है, इस पे +2 चार्ज आएगा, इस पे -1 चार्ज आएगा। NaF प्लस चार्ज प्लस माइनस, ठीक है। तो चलिए पहले हम चार्ज से देख लेते हैं, चार्ज से नहीं हो पाएगा तो फिर हम साइज को देखेंगे। तो देखिए चार्ज में अगर हम बात करें तो इस पे देखिए, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो कोई भी एक हम ले लेते हैं, ठीक है। कैटायन तो कैटायन को ही ले लेते हैं। तो देखिए पहले कंपाउंड में जो कैटायन है वो सबसे ज़्यादा है, +4 है, फिर दूसरे पे +2 है, तीसरे पे भी +2 है, फिर चौथे और पांचवें पे ++ है। तो देखिए अगर हम चार्ज के हिसाब से बात करें तो ये सबसे आगे आएगा, ठीक। फिर इन दोनों को अभी आप बराबर मान लीजिए, फिर ये इनसे आगे आएगा, इन दोनों को अभी बराबर मान लीजिए, ठीक है। चार्ज के अनुसार किए हैं। देखिए अभी वे बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैटायन वाले चार्ज से तो नहीं हो पाएगा, फिर एनायन वाला चार्ज देख लीजिए। तो एनायन वाला चार्ज यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ज़्यादा होगा, ठीक।
चलिए यहाँ पे आए, ये इनका तो हो गया ऑर्डर। अभी इसमें देखते हैं, देखिए इसमें कैटायन भी सेम, एनायन भी सेम, ठीक, फिर भी इनका बराबर नहीं होगा। अभी तो हमने क्या किया था, चार्ज के अनुसार किया था। तो अब देखिए इसमें कैटायंस भी नहीं हो पाएगा, एनायन में भी नहीं होगा। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, साइज। अभी देखिए एनायंस जो है वो दोनों में सेम है, तो इसकी साइज से तो हमें पता नहीं चलेगा। हाँ, कैटायन के अलग अलग हैं, ठीक है, तो इनके साइज में देख लेते हैं। तो दो सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही ग्रुप के हैं, सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम पोटेशियम की जो साइज होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि पोटेशियम की साइज ज़्यादा, और जिसकी साइज ज़्यादा उसकी क्या होगी, लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसकी साइज ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम, तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी का ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ओवरऑल आर्डर। अगर हम इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक, लैटिस एनर्जी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो अब हम बात करते हैं आयनिक प्रॉपर्टी। तो इसकी 5 प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आयनिक सॉलिड आर हाई मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो उनकी जो मेल्टिंग होती है, ठीक है, पहली बात वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो इसकी वजह से इनकी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और इनका जो सॉलिड होता है कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, जैसे आपने नमक देख रखा है, ठीक, उस तरह से। आगे दूसरा है आयनिक बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, हेंस दिस कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। तो जो आयनिक बॉन्ड है ना ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो देखिए आयनिक बॉन्ड में कोई रियल बॉन्ड तो होता नहीं है, इसमें दो एटम जो आपस में कंबाइंड होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो अब इसमें मान लीजिए अगर ये कैटायन हम इसको फिक्स कर रखें तो एनायन हो सकता है इधर से आ जाए या इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, किधर से भी आके जुड़ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, किधर से भी आके ये जुड़ सकता है। और पहली बात, ठीक है, इसलिए ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शन। जो आइसोमेरिज्म होता है वो कंपाउंड शो करते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनके बीच जो होना चाहिए वो रियल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म का कंडीशन है, और ये आयनिक बॉन्ड में नहीं पाया जाता है। इसीलिए जो आयनिक बॉन्ड होते हैं या आयनिक कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक। चलिए आगे, देयर कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में CN लिखते हैं, इज फिक्स्ड इन देयर लैटिस, ठीक है। तो जो आयनिक सॉलिड होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, उनका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे NaCl की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या होता है, 6-6 होता है। CsCl ले लें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है 8:8। आगे चौथा बात करें तो देयर कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड फेज बट गुड कंडक्टर इन एक्वस या मोल्टेन फेज, ठीक है। तो देखिए जब ये क्या होता है, ये सॉलिड फेज में होता है, तो देखिए जब सॉलिड फेज में होता है तो ये इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये इसके आयंस जो होते हैं वो मूव नहीं करते। जब आयंस मूव नहीं करते तो करंट क्या होता है, फ्लो नहीं होती है। जैसे ही हम इनको एक्वस फेज में ले जाते हैं, ठीक है, एक्वस फेज में ले जाते हैं तो क्या होता है, मीडियम होने की वजह से इनके आयंस दूर दूर हो जाते हैं, और इनके बीच में मीडियम आने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जब आयंस फ्री हो जाते हैं तो उनमें कंडक्शन आसानी से होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जब ये एक्वस या मोल्टेन फेज में होते हैं तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक। पांचवा, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। तो ये जैसा आयनिक सॉलिड होगा अपने ही तरह के जो सॉलिड होंगे उसी में क्या होगा, डिजॉल्व होगा, ठीक। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। जैसे हमने सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो जो पोलर सॉल्वेंट हो गए, जैसे हम आपकी बात कर लें
H2O C2H5 एथिल अल्कोहल। ठीक, तो ये कैसे हैं, पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CH2 हो गया। ठीक, तो इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो हेलो बच्चों, हम एग्जाम्पल्स है, जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे थे, सॉल्युबिलिटी यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी। तो देखिए NaCl और H2O, ठीक है, दोनों क्या हैं, पोलर हैं। तो ये जब आपस में मिक्स होंगे तो इनके मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे NaCl और बेंजीन ले लिए, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि इसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो चलिए इनकी हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी। तो देखिए जैसे NaCl हो गया, तो ये क्या होगा, पहले हम इसको लैटिस एनर्जी देंगे, ये ब्रेक होगा NaCl Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक, अब ये क्या होगा, एक्वस में यानी कि मिस मीडियम में जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे लॉस होगी, ये एक्वस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ये भी एक्वस फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखिए अभी Na एक्वस में हो गया, Cl एक्वस में हो गया। तो अब जब एक्वस फॉर्म में हो गए तो ये क्या हो गए, आसानी से इनकी देखिए ये क्या, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इनकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक, तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी और लैटिस एनर्जी कम होगी तो वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस क्या होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक, अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो ओवरऑल प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक। तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो ओवरऑल अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी को ही हम लोग सॉल्युबिलिटी एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्युबिलिटी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। आयनिक बॉन्ड मोस्ट रिडली फॉर्म्ड इन बिटवीन। ठीक है, 4 ऑप्शन में आयनिक बॉन्ड किसमें बहुत तेजी से बनेगा। ठीक है, मोस्ट रिडली। तो हम देख लेते हैं इन चारों में क्या करना, देख लेते हैं, मेटल और नॉन मेटल को पहचान लेते हैं, और उसमें भी हाई क्या होगा, मेटल यानी कि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल क्या होगा आपका, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, इसको हम पहचान लेते हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन में लिथियम और फ्लोरीन है। ठीक है, लिथियम, अब ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, लेकिन ये हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेकिन ये अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है। तो इसके ग्रुप में जो नीचे वाले होंगे इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिथियम आयोडीन है, तो लिथियम देखिए इसी से, लेकिन यहाँ पे आयोडीन क्या है आपका, थोड़ा सा फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो ये इसके कंपेरिजन में और लो बनेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। आगे देखते हैं, ये सीजियम और आयोडीन, अब इसकी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा कम है लेकिन इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो रहा है, इसकी भी बनेगी लेकिन थोड़ा कम बनेगी। लास्ट में देखिए एक हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों हाई हैं, दोनों अपने में क्या है, सबसे हाई है। तो ये क्या होंगे, आपस में आयनिक बॉन्ड बहुत तेजी से बनाएंगे। तो ये आपका सब होंगे। तो आयनिक बॉन्ड जो है आपका समाप्त हो गया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आइसोमॉर्फस पेयर्स और कोवेलेंट बॉन्ड।